नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव का दौर पिछले एक महीने से चल रहा है। आने वाली 25 तारीख खास होने वाली है। पूरे देश की नजर इस चरण के मतदान पर होगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और साथ लगे हरियाणा के वोटर्स 25 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं है, गुणों की खान है। देश जब ओलंपिक और एशियन गेम में मेडल आता है तो 70% से ज्यादा योगदान हरियाणा का होता है। देश की सीमा पर लड़ने वाला हर 5वां फौजी हरियाणा से है। हरियाणा का दूध, दही का खाना और यहाँ की माटी से निकला अनाज पूरे देश का पेट भरता है। मगर पिछले 10 साल में भाजपा और खासकर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को कहीं का नहीं छोड़ा। भाजपा ने 10 साल देश पर राज किया है और हरियाणा पर भी। इन 10 साल में मोदी की नोटबंदी जैसी स्कीमों ने जो पूरे देश का नुकसान किया, वो हरियाणा का भी हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं खट्टर राज के 10 साल की वो 10 बड़ी बातें जिसने हरियाणा का नुकसान किया, बेहद नुकसान किया, और इतना नुकसान हुआ कि आज हरियाणा का वोटर गुस्से में है। सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी। खट्टर सरकार ने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और ये कोई 5 या 10% नहीं है, पूरे 37.4% है। CMIE नाम की एक संस्था ने ये रिपोर्ट बनाई है। बिहार जैसे गरीब राज्य में भी बेरोजगारी दर 20% से कम है, लेकिन हरियाणा में 37%, यानी लगभग हर तीसरे हरियाणवी को खट्टर सरकार ने बेरोजगार बना दिया था। इस कदर खराब हालात हैं कि हरियाणा का युवा इजराइल में काम करने को राजी है। इस अखबार की रिपोर्ट देख लीजिए। युवा कह रहा है कि मालूम है इजराइल में लड़ाई है, हमारी जान खतरे में है, मगर घर पर डर कर बैठे रहे तो खाएंगे क्या। ऊपर से खट्टर सरकार की बेशर्मी का कोई सानी नहीं था। जब किसी रैली में एक महिला ने नौकरी देने की गुजारिश की तो सत्ता के नशे में चूर उस समय का खट्टर का बयान सुनिए। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें, ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। युवाओं को नौकरी चाहिए थी, मगर ये नौकरी मांगने वालों का मजाक उड़ा रहे थे। और नौकरी के बदले में खट्टर दे क्या रहे थे, बताता हूं इस अगले पॉइंट में। खट्टर राज की पैदा की गई दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नशा। दिल्ली को हरियाणा ने लगभग घेरा हुआ है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, औचंदी बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर, कापसेहेड़ा बॉर्डर, आप इनमें से किसी भी बॉर्डर से हरियाणा में घुसिए, पहली चीज जो आपको दिखाई देगी वो होगा शराब का ठेका। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि हाईवे के पास कोई शराब की दुकान नहीं होगी, लेकिन कभी GT रोड पर दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर करके देखिए। 250 किलोमीटर की इस दूरी में 200 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरना पड़ता है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला नाम के 5 जिले GT रोड पर बसे हुए हैं। इन सब जिलों में बिल्कुल हाईवे के ऊपर इतनी शराब की दुकानें हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे। आपने बहुत खबरें पढ़ी होंगी कि दिल्ली से हरियाणा के मरथल में कुछ दोस्त पराठे खाने गए, शराब पी और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। GT रोड पर बसा मुरथल ऐसे ही एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा स्पॉट बन चुका है। लेकिन उस समय खट्टर साहब को इसी GT रोड पर शराब बेचने से फुर्सत नहीं थी। यही हाल जिलों को जोड़ती हुई सड़कों का है। हरियाणा के एक गांव से दूसरे गांव में जाइए, सड़क पर कुछ मिले या नहीं मिले, ठंडी बियर के बोर्ड लटके मिल जाएंगे। और अभी 4 दिन पुरानी खबर देखिए, गुड़गांव में अब शराब बेचने वाले होटल रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे। तो ये तय हो गया था कि उस समय खट्टर साहब का नौकरी देने का कोई इरादा था ही नहीं। उनका इरादा था कि युवाओं को नशे में धुत रखने का, ताकि वो नौकरी मांग ही नहीं सके। मगर उस समय खट्टर सरकार ने ऐसा क्या किया कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। देखिए, हरियाणा खासकर अपनी 3 चीजों के लिए जाना जाता है और रोजगार भी पाता है। वो है फौज में भर्ती, खेल कूद की मस्ती और किसान की हस्ती। खट्टर ने तीनों को मिट्टी में मिला दिया। देखते हैं अगली स्कीम, अग्निपथ स्कीम। 2022 में मोदी सरकार ये स्कीम लेकर आए, जिससे भर्ती होने वाले को अग्निवीर बोला जाता है। 4 साल नौकरी कराने के बाद 100 में से केवल 25 को परमानेंट भर्ती मिलेगी, बाकी को घर भेज दिया जाएगा।
इस स्कीम का सबसे बुरा असर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पड़ा है, जहां का युवा देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए बढ़ चढ़कर फौज में भर्ती होना चाहता था। मगर सोचिए, किसी 20 साल के युवा ने अग्निपथ स्कीम के तहत नौकरी पाई और फिर 24 साल की उम्र में उसको घर भेज दिया गया। इस बीच सरकारी नौकरी की मेहनत करने में उसके 4 जरूरी साल खराब हो गए। इसलिए फौज की भर्ती की तरफ युवाओं का उत्साह कम हो गया। अब खट्टर सरकार ने इस बेकार स्कीम को हटवाने के लिए कुछ किया तो नहीं, पर वापस लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की झूठी गारंटी दे दी। झूठी क्यों कह रहा हूं, इसके लिए पहले खट्टर का बयान ध्यान से सुनिए। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। सुना आपने ध्यान से, खट्टर साहब कह रहे हैं 25% वापस आएंगे, लेकिन स्कीम का रूल है 75% को वापस भेजा जाएगा, केवल 25% को रखा जाएगा। तो जब खट्टर को 25 और 75% का फर्क नहीं पता, तो नौकरी को क्या खाक देते और अपनी इस गारंटी में कुछ बताया कि कौन सी नौकरी देंगे, कभी नहीं बताया। अगर पुलिस में देंगे तो समझ आता है, लेकिन अगर गार्ड या चपरासी बना दिया तो फिर एक ट्रेंड सैनिक ऐसी क्यों नौकरी करेगा। लेकिन ये तो बात की बात है, गारंटी में सच्चाई होती है तो लिखित में होती है, नियम कानून का ब्यौरा होता है, मगर कुछ नहीं। इन जैसी खोखली बातों की मोदी की गारंटी, वैसे ही पोपली खट्टर की गारंटी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ साफ अपनी बात कह दी है, अगर सत्ता में आए तो सबसे पहले इस अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए। अगले पॉइंट पे आता हूं, किसानों की हालत। हरियाणा का किसान ज्यादातर गेहूं और धान उगाता है। हरियाणा सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं। 2018 में गेहूं का MSP 1735 रुपए था। 2022-23 में 2015 रुपए, यानी 4 साल में बस 280 रुपए बढ़ा। फिर इस साल चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक साथ 150 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन ये सब होकर भी 2125 रुपए क्विंटल, यानी 5 साल में खट्टर राज में गेहूं का दाम सिर्फ 22% बढ़ा। लेकिन इसको उगाने की 100% राशि बढ़कर दुगनी हो गई। 40 किलो बीज का कट्टा जो 800 से 1000 रुपए का था 2017 में, वो अब 2000 रुपए का है। 450 रुपए का DAP का खाद का बैग अब 1350 रुपए में आता है, उसमें भी मोदी जी की फोटो लगी होती है। मान लेते हैं कि MSP तो केंद्र की सरकार तय करती है, मगर खट्टर साहब ने बीज के कट्टे और खाद के बैग महंगे ना हो इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ और MSP को कानूनी अधिकार बनाने के लिए जब किसान 2020 में सड़क पर उतरा, तो खट्टर ने कहा इनके बीच खालिस्तान के लोग हैं, खालिस्तानी है। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है। ये सुनकर हरियाणा का किसान बौखला गया। पंजाब के अपने किसानों को बड़ा भाई बताते हुए हरियाणा का किसान भी इस विरोध में कूद पड़ा। लेकिन खट्टर के किसानों के लिए नफरत कम नहीं हुई। अब 2024 में किसानों ने अपनी अधूरी मांगों के लिए फिर से विरोध जताया, तो खट्टर के इशारे पर हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान से लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए। खट्टर की हमदर्दी ना फौजी के साथ है, ना किसान के साथ, भला पहलवान के साथ कहां रहती। आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं, वो है महिला पहलवानों की बेइज्जती। वैसे तो हर समाज अपनी महिला की रक्षा करना जानता है, मगर हरियाणा के आदमी के लिए बहू बेटी की इज्जत के ऊपर कुछ नहीं होता। इसके लिए वो सर कटाने को तैयार रहता है। हरियाणा का आदमी इतना आत्मसम्मान वाला होता है। मुझे पता है आप सब ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों के धरने को नहीं भूले होंगे। हरियाणा की बेटियों ने चीख चीख कर ब्रजभूषण की काली करतूतें बताई, कैसे उनकी गंदी नजर और हरकत का शिकार हमारी ये बहनें हुई। हरियाणा की बहन और बेटी पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने आवाज उठाई, तो मोदी और अमित शाह के नीचे आने वाली दिल्ली पुलिस ने उनका ये हाल किया। और क्योंकि मामला हरियाणा से जुड़े पहलवानों का था, तो खट्टर का बयान देना जरूरी था। उनका ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए, अभी अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खट्टर अपनी ही माटी की बहन बेटियों को खेल पर ध्यान देने को कह रहे हैं, अपराध के खिलाफ आवाज उठाने को राजनीति कह रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 10 मई को कोर्ट ने ब्रजभूषण पर चार्ज लगाया।
कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत है कि चार्ज लगना चाहिए। अब तो खट्टर ने कुछ नहीं बोला। देखा आपने इनका दोगला व्यवहार। खट्टर साहब की इन उपलब्धियों की लिस्ट अभी और लंबी है। भाजपा जो धर्म का जहर पूरे देश में फैला रही है, उसको हरियाणा में आगे बढ़ाने में खट्टर सरकार कहीं भी पीछे नहीं रही। आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है धर्म से बड़ा खिलवाड़ किया गया। सबसे पहले देखिए नूह के हिंदू मुसलमान के दंगे। आम हिंदू और मुसलमान ने तो दंगाइयों से अपने अपने इलाके को बचाए रखा, वही सरकार और पुलिस के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद दंगों को वो रुकवा नहीं पाई। ये खट्टर साहब का कोई पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था। याद कीजिए 2014 खट्टर जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, पूरे जोश में थे, लेकिन हिसार के बाबा रामपाल और उसके दंगाई भक्तों को कंट्रोल करने में खट्टर लगभग नाकाम रहे। पूरे एक हफ्ते की मेहनत और 200 लोगों को चोट लगी, फिर रामपाल गिरफ्तार हुआ। कुछ ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार रामपाल पर नरम है, कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। खैर ये तो आरोप थे, मैं एक दूसरे केस की हकीकत बताता हूँ। रामपाल तो 2014 में फिर भी आरोपी था, सजा याफ्ता मुजरिम तो 2018 में हुआ। लेकिन बाबा राम रहीम को देखिए, 2017 में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार के अपराध में 20 साल की सजा हुई, जेल में बंद है। लेकिन जेल का प्रशासन है खट्टर सरकार के उस समय हाथों में था, और खट्टर सरकार ने पिछले साल इस रेप के अपराधी को 3 बार पैरोल दी। 40 दिन जनवरी में, फिर 21 फरवरी में, और फिर दोबारा 21 दिन नवंबर में। नवंबर में ही आदमपुर में उपचुनाव होने थे। इसी इलाके में राम रहीम का आश्रम है। तो देखा आपने वोट की राजनीति के लिए खट्टर साहब कहां तक चले गए, और धर्म के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति नहीं की, भ्रष्टाचार भी है। 2018 में आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव चल रहा था। हरियाणा सरकार ने 3,80,000 रुपए खर्च करके मात्र 10 गीता खरीदी, मतलब एक किताब 38,000 रुपए की। अगर ये साफ साफ भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। ये तो हुई धर्म की बात। अब जाति बिरादरी की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा का आदमी 36 बिरादरियों में बटा हुआ है, मगर साथ साथ प्यार से रहता है। इस ताने बाने को भी 2016 में तार तार कर दिया गया। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि किस तरह 2016 में हिंसक आंदोलन किया गया। जाट रिजर्वेशन की मांग का आंदोलन अचानक हिंसक हो गया था, मगर हिंसा करने वाले अपराधियों को पकड़ने में प्रशासन नाकाम रहा। अपराधियों की हिंसा को खास जाति द्वारा की गई हिंसा बताकर झूठी खबरें फैलाई जाती रहीं, मगर प्रशासन ने कोई सफाई नहीं दी। इससे जो नुकसान हिंसा के वक्त हुआ वो तो हुआ, अगले कई सालों तक बिरादरी के भाईचारे में दरार आ गई। दंगों की छानबीन के लिए प्रकाश सिंह कमीशन बनाया गया। कमीशन की 417 पेज की रिपोर्ट का 187 नंबर पेज देखिए। पार्ट 11.6 और 11.7 में रिपोर्ट कहती है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया। पहली लाइन ही कहती है कि ऊपरी तंत्र को मानो लकवा मार गया था, और यह है खट्टर साहब का एडमिनिस्ट्रेशन। 2 ही तो शहर हैं हरियाणा में जो देश के किसी भी बड़े शहर को टक्कर दे सकते हैं। हुड्डा सरकार द्वारा डेवलप किया गया रोहतक, उसे खट्टर साहब ने जलने के लिए 2016 में छोड़ दिया। अब दूसरे शहर की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 में गुड़गांव के बुरे हालात। गुड़गांव पहले अपने मॉल्स के लिए जाना जाता था, बड़े बड़े मॉल थे। फिर इसकी पहचान आईटी हब के रूप में हुई। व्हाइट कॉलर कामकाजी लोग गुड़गांव में शिफ्ट होने लगे। लेकिन पिछले कुछ साल से गुड़गांव एक और चीज के लिए जाने जाता है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। Rainfall is not consistently spread over the course of several days, but there are short, intense spells of rain that would explain the urban travesty that we're seeing on our screens. ये नाव किसी नदी में नहीं चल रही है, गुड़गांव के सोहाना रोड पर चल रही है। हर साल बारिश के मौसम में गुड़गांव का यही हाल होता है। खट्टर और भाजपा के पास हर समस्या का एक ही इलाज है, नाम बदल दो। जैसे योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वैसे ही खट्टर ने गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया। इनके हिसाब से समस्या खत्म। मगर गुड़गांव के आम आदमी से पूछिए, करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, लेकिन सड़क पर रोज घंटों जाम लगता है, और बारिश के मौसम में तो गाड़ी छोड़कर नाव की सवारी करनी पड़ती है। समस्या सालों से है, मगर खट्टर सरकार के पास समाधान कभी नहीं निकला। 2014 में रामपाल, 2016 में रोहतक की हिंसा, 2017 में राम रहीम का खेल, 2018 में गुड़गांव का हाल बेहाल। हरियाणा की जनता ने ये सब देख लिया था, इसलिए सरकार बदलने के इरादे से 2019 में वोट किया। लेकिन वहां भी खट्टर साहब खेल कर गए, और वो खेल था जोड़ तोड़ की राजनीति। 2019 का चुनाव कांग्रेस और जेजेपी ने मिलकर लड़ा था। जनता ने उसी हिसाब से वोट भी दिया था।
सरकार बनती, मगर लालच के अंधे जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने भाजपा से हाथ मिला लिया और सत्ता के भूखे खट्टर ने हाथ थाम भी लिया। अब 2024 तक आते आते नौबत आ गई है कि दुष्यंत चौटाला को तो हरियाणा के लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं और भाजपा ने चेहरा बदलने की कोशिश की। खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन दूसरे दलों के एमएलए तक जनता का गुस्सा और मूड समझ चुके हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार आज माइनॉरिटी में है, मगर बहुत जरूरी है कि भाजपा को हरियाणा के लोग भारी अंतर से पहले लोकसभा में हराने की बात करें और फिर राज्य के चुनाव को देखें, नहीं तो ये फिर जोड़ तोड़ करके वोटर की इच्छा और उसके फैसले का अपमान कर देंगे, ऐसा वहां के लोग कहने लगे हैं। और इसी बात से जुड़ा है खट्टर के 10 साल के कुशासन का आखिरी और 10वां पॉइंट, वो है खट्टर का ऊंचा और अंधा घमंड। जैसे भाजपा देश में 400 पार का नारा लगा रही थी, खट्टर हरियाणा की 10 में 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और अभी उस स्वर में नए मुख्यमंत्री सैनी भी वही बात दोहरा रहे हैं। देश भर के 5 चरण के चुनाव में मोदी के 400 पार के दावे की हवा तो निकल चुकी है। हरियाणा की 10 सीट एक साथ 25 तारीख को वोट करेगी। उस दिन हरियाणा का वोटर भी झूठे घमंड की हवा निकालेगा, ऐसा लोगों का मानना है। हरियाणा का आदमी कुछ भी भूल सकता है, मगर बेइज्जती नहीं भूलता। भाजपा की खट्टर सरकार ने हरियाणा के किसान को आतंकवादी कहकर बेइज्जत किया, पहलवान बेटियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया, नौकरी मांगने वालों का मजाक उड़ाया। अब 25 तारीख को मुझे उम्मीद है कि हरियाणा का वोटर ये सब याद करते हुए एक अच्छे बदलाव के लिए वोट करेगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।